हेलो दोस्तों, SR चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपकी पॉलिटी की क्लास सेकंड लेके आए हैं, जिसमें हम आपको संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में आपको बताएंगे। अभी हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, समितियाँ, इन सब के बारे में जाना था। अब यहाँ पर हम क्लास लेते हैं कि आपका संविधान जब बना है तो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। जब हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें हमें ज़रूरी है कि उसका प्रारूप हमें पता होना चाहिए कि उसमें हमें क्या क्या टॉपिक रखना है, कैसे रखना है, ये हमें पता होना ज़रूरी होता है। वैसे ही यहाँ पर संविधान को लिखते समय सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना शब्द का यूज़ किया और जैसे संविधान में सबसे पहले लिखा गया। तो आइए हम जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिए, सबसे पहले है जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपकी अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। मतलब संविधान में जो प्रस्तावना है उसको संविधान के परिचय या फिर भूमिका, मतलब ये जो संविधान की जो भूमिका है वो आपकी क्या है, प्रस्तावना है। और सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। आपका जो सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया वो आपकी अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद आपका आता है उद्देशिका। मतलब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देशिका जो है आपकी संविधान निर्माताओं की कुंजी है। जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से हमने ये संविधान लिखा था, उस उद्देश्य की जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की उद्देशिका थी संविधान निर्माताओं की कुंजी। मतलब संविधान निर्माताओं ने जो कुछ भी कुंजी बनाई थी वो सब क्या बनाई थी? उद्देशिका में बनाई थी। तो उद्देशिका किसी भी अधिनियम के लक्ष्यों तथा नीतियों को समझने के लिए सहायक होता है। मतलब जो उद्देशिका है आपकी, उद्देशिका है किसी भी अधिनियम को या किसी लक्ष्य को या किसी नीति को। अधिनियम का मतलब जो संशोधन वगैरह होते हैं उसके लिए, लक्ष्य का मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और नीति का मतलब होता है एक प्रारूप। किसी काम को जब हम करते हैं तो उसको थोड़ा करके उसकी एक नीति बनाते हैं, कि रणनीति बोलते हैं। तो रणनीति बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि अधिनियम लक्ष्यों और तथा नीतियों को समझने के लिए उद्देशिका सहायक होती है। इसके बाद आता है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आपका जो ये उद्देश्य प्रस्ताव कैसे रखा गया, मतलब इस चीज़ जो उद्देशिका जब की गई तो इसका प्रस्ताव जो था कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब बेटा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई। तो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा जो बनी थी हमारी, उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका स्वीकार हुई। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद आती है प्रस्तावना स्वीकार होने के बाद मतलब क्या हुआ। तो प्रस्तावना स्वीकार होने के बाद हुआ, प्रारूप समिति में फरवरी 1948 में ली गई। मतलब प्रस्तावना को प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में लिया। इसको मतलब माना कि फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने माना कि प्रस्तावना हम मानते हैं। संविधान निर्मात्री सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को माना। जो आपकी संविधान निर्मात्री सभा थी उसने 17 अक्टूबर 1948 को प्रस्तावना को स्वीकार माना। अब आपकी आती है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहले ग्राफ में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष तथा 6वें ग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया। मतलब आपने देखा होगा कि आपके इसमें प्रस्तावना तैयार हो चुकी है, उसके बाद जो हम ग्राफ चेंज करते हैं लिखते वक्त, उसी तरह के ग्राफ में पहला ग्राफ जो लिखा गया अधिनियम द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जब पहला ग्राफ जोड़ा गया तो उसमें 2 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद आपका 6वां ग्राफ जोड़ा गया जिसमें आपकी अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब बात आती है प्रस्तावना की भाषा की। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से ली है बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है। संविधान का जो परिचय देती है कि संविधान क्या है,
तो वो क्या है, आपकी प्रस्तावना बताती है कि संविधान क्या है। नाभॉय अर्देशीर पालखीवाला, ये जो थे वो आए आपके भारतीय वकील थे, मैंने आपको यहाँ लिख के बताया भी है ब्रैकेट में, भारतीय वकील थे तथा न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ भी थे। न्यायविद का मतलब कानूनी जानकार, वकील थे तो जाहिर सी बात है कि कानूनी की जानकारी होगी उनको, तो यहाँ पर वकील थे इसलिए कानूनी विद का मतलब है उनको कानूनी जानकारी थी, तथा संविधान विशेषज्ञ मतलब संविधान की उन्हें अच्छी जानकारी थी। तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है, तो नाभॉय अर्देशीर पालखीवाला द्वारा यह कथन कहा गया। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को लागू हुई थी। जो प्रस्तावना थी वो हमारी 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी। ये 26 नवंबर 1949 जो है वो हमारी डेट है, और मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी ये हमारी तिथि है, उस दिन तिथि थी हमारी सप्तमी की। संवत 2006 विक्रमी लागू हुई, जो विक्रम शक संवत होते हैं ना वो 2006 चल रही थी उस वक्त, तो उस वक्त हमारी प्रस्तावना क्या हुई, लागू हुई। अब है प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो ये जो प्रस्तावना जब बनी गई है तब यहाँ पर क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या ये संविधान से अलग है प्रस्तावना, इस चीज़ के लिए वाद थे। कोई कह रहा था कि नहीं ये संविधान का अंग नहीं है, कोई कह रहा है संविधान का अंग है। तो इसके लिए संविधान सभा का अंग है या नहीं, तो इसके लिए प्रस्तावना के बाद कुछ वाद हुए थे। वाद मतलब कोई बातचीत होना, बहस होना, ऐसे हुआ था। तो वही यहाँ पर ये चीज़ है आपको पहला जो वाद था आपका वो था वेरवादी वाद, 1960 में हुआ था। ये आपका जो वेरवादी वाद है ये 1960 में हुआ था, वेरवादी वाद 1960 में। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं। वेरवादी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी उद्देशिका या प्रस्तावना है। क्या कहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान निर्माताओं का जो विचार था उसे जानने की कुंजी होती है वो प्रस्तावना या फिर उद्देशिका है। कुंजी का मतलब पूरी सारी जानकारी को जानने समझने की क्षमता, तो वो कुंजी है सारी। यह सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत है, इसके ना रहने पर मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब यह एक प्रेरणा है, स्रोत है, मतलब इससे एक प्रेरणा मिलती है, इसके रहने और ना रहने से उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप इसको प्रस्तावना को रखते हो तब भी कोई संविधान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप रखते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं हो, और नहीं रखते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, अतः सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया कि प्रस्तावना समृद्ध अंग नहीं है। समृद्ध का मतलब ज़रूरी अंग नहीं है। अब इसके बाद वाद हुआ था हमारा केशवानंद भारतीय वाद वर्सेस केरल राज्य 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वेरुवादी वाद में जो उसने अपनी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, वो केशवानंद भारती वाद में उसने अपनी उसको पलट दिया, उसमें कुछ और ऐड किया। देखिए क्या ऐड किया, अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना। मतलब पहले बोला था कि ये अभिन्न अंग नहीं है, मतलब हटा दो कोई फ़र्क नहीं है, जोड़ दो कोई फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या माना है कि अभिन्न अंग, इसे हम संविधान से अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपना सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अभिन्न अंग माना है प्रस्तावना या उद्देशिका को। इसके बाद आपके इसको लेकर कुछ खास महत्वपूर्ण कथन हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला कथन है आपका, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को मूल आत्मा कहा है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जो थे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। मतलब उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा का मतलब मेन आधार क्या है संविधान का, वो संविधान का मेन आधार आपको यहाँ पर उद्देशिका या प्रस्तावना को बताया गया है।
न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह द्वारा। ठीक। और अब आपका दूसरा पॉइंट आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, मतलब पूरे संविधान का जो आत्मा है वो अंबेडकर जी ने अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को कहा है। इसमें क्या है, आर्टिकल 32 में है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब आप संविधान में अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं, किसी नियम को हटाना है, जोड़ना है हमें, तो वो संशोधन के तहत होता है। तो यहाँ पर वही संवैधानिक उपचारों का मतलब संशोधन से है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो हमारा अनुच्छेद 32 में है। इसके बाद आपका आता है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें हम आज के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं। तो के.एम. मुंशी द्वारा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। मतलब हमारी जो उद्देशिका है उसको उन्होंने जन्मपत्री कहा है संविधान की। मतलब संविधान का जन्म हुआ है, तो मतलब एक कुंडली है पूरी, जिसको आत्मा बोल दिया है। तो यहाँ जन्मपत्री कहा है किसने, के.एम. मुंशी या फिर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। अब बात आती है सुभाष कश्यप द्वारा संविधान शरीर है तो उद्देशिका आत्मा है। ये कथन किसने कहा है, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप द्वारा कहा गया है कि संविधान शरीर है और उद्देशिका आत्मा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी क्या है, एक ही नाम है। तो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा इनको कह दिया है। संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है, हमारे मूल या मौलिक अधिकारों को। इसके बाद आती है हमारी पंडित ठाकुर आर्गव ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुर आर्गव जो थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। इसके बाद आपके एक छोटी सी लाइन है आपकी, सत्ता का स्रोत। इसमें जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो यहाँ से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है उसमें सबसे पहला वर्ड है भारत के लोग। संविधान, वही यहाँ पे मैंने आपको ये लिखकर बताया है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, जो पुष्टि करता है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। मतलब संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग, इससे ये पता चलता है कि जो भारतीय संविधान है इसका स्रोत जनता है, ना कि कोई राजनेता, ना ही कोई अधिकारी। मतलब इसके जो हम भारत के लोग में सभी लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस संविधान का जो संविधान और प्रस्तावना का जो स्रोत बना है वो कौन बनी है, यहाँ पर जनता। स्रोत का मतलब जरिया बनी है, वो जनता से बनी है। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यूट्यूब चैनल पर आप डेली ऐसे वीडियोस को देखिए जो आपके एसएससी जीडी, रेलवे एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगी। आप एक बार इसको ज्वाइन करके इसकी क्लासेस लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसलिए आप जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को, SR चंद्रा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं है। अब आपकी कल हम अगली क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।